मॉर्निंग टू ऑल। वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ, है ना, महिला एवं अपराध विधि की बात चल रही है। इसमें अपन ने सेकंड यूनिट देखी थी। सेकंड यूनिट में अपन लास्ट पॉइंट देख रहे थे, और लास्ट पॉइंट मतलब आपका नेशनल लॉ, नेशनल प्रोटेक्शन के बारे में है, जिसमें अपन ने पहले देखा था रेप, उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट देखा था, उसके ऊपर अपन ने वो मामला भी देखा था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाला। फिर वर्किंग वुमेन वर्कप्लेस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट पूरा बताया मैंने आपको, उसमें मीनिंग भी बताया मैंने। प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लॉज के अंतर्गत अभी तक अपने आईपीसी के कुछ प्रावधान, सीआरपीसी और एविडेंस के कुछ प्रावधान देखे, और कल अपन ने सती प्रथा निवारण अधिनियम देखा, उसका कुछ भाग देखा था। बाकी का भाग बाकी का भाग आज देख लेंगे। और इससे संबंधित जो मैंने एक्ट बताया था आपको, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये भी अपने नेशनल लॉ प्रोटेक्शन के अंतर्गत आ सकता है। तो उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट यह है खत्म हो जाएगी। तो आज अपन उसके आगे चलते हैं। पहले फटाक से अपन उसको समराइज करते हैं कि हमने कल देखा क्या। तो कल हमने देखा था सती प्रथा निवारण अधिनियम, है ना, जो बना था अपना 1987 में। इसका नाम था कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987। उसके बाद उसका हमने डेफिनेशन क्लॉज देखा था, थर्ड सेक्शन, जिसमें सती होने का प्रयास करने के लिए 1 वर्ष तक का कारावास है, जुर्माना है ना, और दोनों दंडित किए जा सकते हैं 1860 के जो भारतीय दंड संहिता उसके आधार पर। सेक्शन 4 देखा था, जिसमें सती के दुष्प्रण की बात की थी हमने। दुष्प्रण में यदि कोई व्यक्ति दुष्प्रण करता है और कोई महिला सती हो जाती है, तो वो दुष्कृत करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई प्रयास करता है महिला के लिए सती होने के लिए और उसको दुष्प्रेरित करता है और प्रयास में सफल होता है, वो कार्य पूरा नहीं हो पाता, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसका स्पष्टीकरण देखा था हमने। सेक्शन 5 देखा था, जिसमें हमने देखा था कि सती का गौरव बढ़ाने के लिए शास्त्री को यदि ये कहे कि सती माता की जय, सती माता की जय, उसका गौरव बढ़ाने वाले अपराध के माध्यम से दुष्प्रण करे या ऐसा अपराध करे, तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 5,000 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये हमने कल देखा था। इसके अलावा आज हम चलेंगे सेक्शन 6 पे और कोशिश करेंगे कि आज हम सती प्रथा निवारण जो अधिनियम है अपना, जो इसके वायलेशन को रोकने के लिए है, सती प्रथा को रोकने के लिए है, तो वो पूरा हो जाए। सेक्शन नंबर 6 है कतिपय कार्य रोकने का अधिकार। सती से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट मतलब कौन होता है? डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम जिलाधीश भी कहते हैं, मतलब कलेक्टर। सेक्शन 6 कतिपय कार्य रोकने के अधिकार, उसको कई कार्यों को रोकने का अधिकार है। किसको? अपने कलेक्टर को। किस मामले में? नंबर 1, जहां कलेक्टर या जिला दंडाधिकारी का यह विचार है कि सती का उसका दुष्प्रण हो रहा है, सती या उसका दुष्प्रण हो रहा है या होने वाला है, तो वह आदेश द्वारा सती से संबंधित किसी ऐसे कार्य को किसी व्यक्ति द्वारा किसी क्षेत्र में या आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्रों में किए जाने पर प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब उनको पहले से सूचना मिल गई है कि भाई कहीं पे सती प्रथा मतलब सती हो सकता है कोई, या उससे संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है या उससे संबंधित कोई तैयारी चल रही है, तो एक्टिव हो जाएंगे कलेक्टर महोदय और वहाँ पे उसको रोकने की व्यवस्था करेंगे। सेकेंड पॉइंट में है कलेक्टर या जिला दंडाधिकारी आदेश द्वारा किसी प्रकार की सती को गौरवान्वित करने के संबंध में किसी क्षेत्र में या आदेश से निर्दिष्ट क्षेत्रों में आदेश द्वारा प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब वहाँ प्रतिबंध लगा देंगे कि भाई इस तरह की कोई गौरव का अनुभूत कराने वाली बात नहीं करेगा, गौरवान्वित करने वाली कोई बात नहीं करेगा। किसको? महिलाओं से संबंधित कि महिलाएं इस तरह से वो गौरवान्वित हों, तो इस तरह के कोई भी घटनाक्रम नहीं किया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। और थर्ड पॉइंट में यदि जो कोई उपधारा 1 या उपधारा जो मैंने आपको बताया, एक तो ऐसा कोई प्रयास कर रहा है या उसको गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, तो उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन यदि आदेश का उल्लंघन करता है, और यदि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में ऐसे उल्लंघन के दंड का उपबंध नहीं है, मान लो उपबंध है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे कारावास इसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 10 to 7 ईयर्स। 7 वर्ष नहीं कहा हमने, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, किंतु जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी। उन्हें अब आगे लिख दिया 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, मतलब 1 years to 7 years, 1 years 10 to 7 years तक की होगी। और जिसमें जुर्माना होगा जो कि 30,000 रुपये तक का हो सकेगा, लेकिन जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा। मतलब जो पिछला जो सेक्शन था 5 अपना, उसमें जो डिफाइन किया गया था दंड, वही दंड यहाँ पे मिलने वाला है। 1 years to 7 years तक का दंड, जिसमें कम से कम 1 साल तो मिलेगा ही, बढ़ के 7 साल हो सकता है,
5,000 रुपये कम से कम बढ़ के 30,000 रुपये तक का हो सकता है। तो सेक्शन 6 में उन्होंने बताया कलेक्टर के पास ये राइट है कि वो ऐसे होने वाली एक्टिविटी को जो प्रयास किए जा रहे हैं या गौरवान्वित करने से संबंधित जो सती को है ऐसा कोई कार्यवाही की जा रही है तो उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर देगा, वहाँ पे ऐसी कार्रवाई को प्रतिबंधित कर देगा। वहीं सेक्शन 7 आता है कतिपय मंदिर या अन्य निर्माण को हटाने का अधिकार। उसको कलेक्टर के पास ये अधिकार भी होगा कि वो इस तरह से कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है जो वहाँ पे सती माता की जाए या सती की मूर्ति लगाई जा रही है, सती से संबंधित कोई एक्टिविटी को दिखाया जा रहा है या सती से संबंधित कोई पिक्चर्स हैं, फोटोज़ हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि वो गौरवान्वित हो, लोगों को उससे प्रेरणा मिले और लोग उसकी जय जयकार करें। वहाँ न्यास ट्रस्ट बन रहा है और उसका मंदिर हो रहा है जहाँ परिसर पर इस तरह की कोई घटनाक्रम हो रहा है तो वहाँ पर उसको रोक सकता है। तो संबंधित प्रावधान को पहले आप सुनेंगे। नंबर 1, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई मंदिर या निर्माण जो 20 वर्ष से कम ना होने वाली अवधि से अस्तित्व में है, मतलब कोई मंदिर या कोई निर्माण हो रहा है जो 20 वर्ष से कम ना होने वाली अवधि से अस्तित्व में है, मतलब जो 20 वर्ष से कम की अवधि का है तो हटा ही देंगे उसको। यदि 20 वर्ष से कम अवधि का नहीं है तो फिर उस पर अलग विचार किया जाएगा। से किसी व्यक्ति के संबंध में जिसके द्वारा सती किया गया है, किसी भी प्रकार की आराधना या उत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसका आशय उसकी याद को सुरक्षित रखना, उसके प्रति सम्मान को बढ़ाना या आदेश द्वारा ऐसे मंदिर या निर्माण को हटाए जाने का निर्देश दे सकता है। जहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं और वहाँ पे उत्सव मनाए जाते हैं उस टाइप के, तो उनको सबको रोकने के लिए वो निर्देश दे देगा, हटा देगा उसको। सेकंड पॉइंट कहता है यदि कलेक्टर या जिला दंडाधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी मंदिर या निर्माण के सिवाय किसी मंदिर या निर्माण में किसी व्यक्ति को सती हुई है, मतलब वो तो हो गया एक जगह पे स्थापित है, मान लो इसके अलावा भी कहीं और कोई मंदिर है जहाँ पे इस तरह की पूजा पाठ हो रहे हैं, सती का सम्मान हो रहा है, उनका उत्सव मनाया जा रहा है, आराधना की जा रही है, किस उद्देश्य से कि सती माता की जय हो, सती को गौरवान्वित किया जाए, कि उसकी याद को सुरक्षित रखा जाए, सम्मान को बढ़ाया जाए या किया जा रहा है, तो वह आदेश द्वारा ऐसे मंदिर का निर्माण हटाए जाने का निर्देश देगा, तो उस मंदिर को हटाए जाने का भी वो निर्देश दे देगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है जहां उपधारा 1 उपधारा 2 जिसमें मैंने दो बातें बताई आपको, जारी आदेश का पालन नहीं किया जाता है मान लो, तो राज्य सरकार या कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट या कलेक्टर या जिला दंडाधिकारी यथास्थिति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसका पद उप निरीक्षक से कम का ना हो, तो कलेक्टर या दंडाधिकारी या स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जिससे संदेह है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध घटित होगा तो वह ऐसी निधि या संपत्ति को जब्त कर लेगा, संपढ़त जब्त कर लिया जाएगा, ऐसी संपत्ति को जब्त कर लेगा जहां पे इस टाइप का अपराध हो रहा है। किस टाइप का अपराध, जैसा भी बताया था मैंने, मंदिर निर्माण है, मंदिर है जहां पे पूजा आराधना हो रही है, सती माता की जय हो रही है, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, याद कर रहे हैं वगैरह वगैरह। क्लॉज 2 है उपधारा 1 के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक कलेक्टर जिला दंडाधिकारी इस अधिनियम के अधीन गठित सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालय को यदि कोई हो ऐसी निधि या संपत्ति के संपर्ण की सूचना देगा। जो संपत्ति संपर्क कर ली है, कब्जे में ले ली है गवर्नमेंट ने, उसकी सूचना न्यायालय को देगा। और किस न्यायालय को देगा, जो विशेष न्यायालय है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो उससे संबंधित न्यायालय होगा वहां वो सूचना देगा। विशेष न्यायालय मैंने आपको कल बताया था कौन विशेष न्यायालय होगा, जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य सरकार नियुक्त करेगी। किस व्यक्ति को करेगी, जो कोई सेशन न्यायाधीश पद पर रहा हो, बस ऐसी नियुक्ति के तत्काल पूर्व रहा हो, तो मतलब हो सकता है रिटायर्ड भी हो सकता है, पूर्व रहा हो कौन, जिला न्यायाधीश पद, मतलब आपका सेशन जज या एडिशनल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को विशेष न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाएगा। मतलब जिसके पास अधिकार, आपको पता है सेशन न्यायालय के पास क्या अधिकार है, सेशन न्यायालय व्यक्ति को मृत्युदंड तक दे सकता है, आजीवन कारावास दे सकता है, अनलिमिटेड जुर्माना लगा सकता है, ये उसके राइट है, पावर है उसके पास। लेकिन आपको मृत्युदंड देने के बाद उसकी संस्तुति के लिए, मतलब काय के लिए कहाँ भेजा जाता है, वो हाई कोर्ट भेजा जाता है, तो हाई कोर्ट उसको देखेगा, हाई कोर्ट उसको यदि कह देता है कि हाँ भाई ठीक है, तो फिर वो उसको जारी रखेगा, नहीं तो फिर उसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति के पास भी राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कैपिटल पनिशमेंट के विरुद्ध, और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक जगह कर सकता है, वो कौन सी जगह है, राष्ट्रपति के पास भी कर सकता है। बस वहां पे उसका राइट ये नहीं है कि राष्ट्रपति से भी वो कहे कि राष्ट्रपति साहब देखें इसको, राष्ट्रपति देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो ठीक है, निर्णय उसमें दे तो ठीक है, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ तो संपत्ति को संपीड़ित कर लिया जाएगा, कब्जे में ले लिया जाएगा, और ऐसी संपत्ति की सूचना जिला उसको दे दी जाएगी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश महोदय को, और उनके द्वारा निर्देश का
क्या किया जाएगा, प्रतीक्षा की जाएगी कि वो क्या निर्देश देते हैं। अब आता है विशेष न्यायालय के बारे में। तो सेक्शन 7 हुआ, 8 हुआ, अब हम देखते हैं सेक्शन 9, अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण। चलो, विशेष न्यायालय मतलब स्पेशल कोर्ट। सेक्शन 9 अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन जो अपराध हैं उनके विचारण के लिए इस कोर्ट का निर्धारण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो उसमें क्लॉज नंबर 1 कहता है, संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन होने वाले अपराधों का विचारण इस धारा के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा ही होगा। अन्य कहीं कुछ भी लिखा हो, लेकिन सामान्य रूप से इन जो अपराध हैं इस अधिनियम के अंतर्गत वो सारे के सारे का विचारण कौन करेगा, विशेष न्यायालय करेगा। नंबर 2, राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके एक या अधिक विशेष न्यायालय, मतलब जो गजट प्रकाशित होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें सूचना जारी करेगा, उसमें एक या एक से अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकता है एक स्टेट के लिए। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए गठित कर सकती है, और ऐसा प्रत्येक विशेष न्यायालय संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए। मतलब जो गजट में प्रकाशित किया जाएगा उसमें यह बताया जाएगा कि एक या एक से अधिक विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे या एक ही बनाया जाएगा, तो संपूर्ण राज्य में उसका क्षेत्राधिकार रहेगा और वो इससे संबंधित सभी मामलों को सुनेगा और उन पर निर्णय देगा, और उसका क्षेत्राधिकार वो रहेगा जो कि उस गजट में प्रकाशित किया जाए कि भाई 2 है मान लो, तो पता पड़ा कि आधा मध्य प्रदेश एक के बाद, आधा मध्य प्रदेश एक के बाद, तो वो टेरिटोरियल जो क्षेत्र है उसको डिफाइन कर दिया जाएगा, उस गजट में प्रकाशित रहेगा कि किसका क्षेत्राधिकार कितना है। ठीक है, वो कोई विशेष बात अपने लिए नहीं है, वो उनका क्राइटेरिया है, वो हो जाएगा। तीसरा है, विशेष न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश किसका, उच्च न्यायालय का, सहमति से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। पीठासीन अधिकारी मतलब न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। कौन करेगा, किसके माध्यम से करेंगे, वो करेंगे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सहमति के आधार पर, उससे एडवाइस लेने के बाद उसको नियुक्त करेगी। ठीक है। 4th पॉइंट कहता है, कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता, उसकी एबिलिटी क्या होगी, क्या उसमें अंदर योग्यता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति के तत्काल पूर्व किसी राज्य में सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नहीं रहा है तो वो नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसकी अर्हता क्या होगी कि कम से कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल या सिंपल डिस्ट्रिक्ट जज बना हो, वो जिला न्यायाधीश हो या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हो, एसजे या एएसजे है ना, एडीजे या डीजे के पद पे हो रहा हो। ये आप अलग अलग मत समझना, एडीजे मैं कह रहा हूं तो अलग हो जाएगा, एएसजे कह रहा हूं तो अलग हो जाएगा। एडीजे मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जब वो व्यवहार के मामले देखता है, सिविल के मामले देखता है। वही व्यक्ति जब क्रिमिनल के मामले देखता है तो उसको संबोधित किया जाता है एएसजे। और ऐसे सेशन जज को भी और डीजे दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अलग अलग मामलों को जब सुनते हैं तो जिला न्यायाधीश जब सिविल मामले सुन रहा है, जब क्रिमिनल के मामलों को सुन रहा है तो वो सेशन न्यायाधीश है। ठीक है, बड़ी बात नहीं, समझने वाली बात है सिर्फ। तो सेक्शन 9 कहता है विशेष न्यायालय के बारे में प्रावधान कर दिए हैं उनने। वहीं सेक्शन 10 है विशेष लोक अभियोजक। अब उसमें जो लोक अभियोजक होगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, उसकी योग्यता भी हम देख लेते हैं। प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। एक बात, इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए तभी अर्हत होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो या कम से कम 7 वर्ष तक राज्य के अधीन ऐसे पद पर कार्यरत रहा है जिसमें विधि के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। मतलब जिसको ऑथराइज किया है न्यायालय के माध्यम से कि ये अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष के लिए या अन्य किसी पद पे न्यायालय में है और उसके उस पद पे जिस पे उसको विशेष ज्ञान है विधि का, उसको ही अहर माना जाएगा। तो 7 वर्ष तक रहा है तो जो 7 वर्ष की योग्यता है व्यवसाय की, विधि व्यवसाय की, वो व्यक्ति होना चाहिए जो लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए योग्य होगा किसमें, विशेष न्यायालय में। तीसरा पॉइंट है, इस धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक विशेष लोक अभियोजक को संहिता की धारा 2 के खंड यू के अधीन के अर्थों में लोक अभियोजक समझा जाएगा और संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे। मतलब जो विशेष लोक अभियोजक है वो सीआरपीसी के अंतर्गत भी क्या समझा जाएगा, 2 के खंड यू के अर्थों में लोक अभियोजक समझा जाएगा। जो वहां उसकी योग्यता है, जो उसके वेतनमान है, वो वहां से उसको निर्धारित रहेंगे। तो सेक्शन 10 में हमने देखा विशेष लोक अभियोजक, सेक्शन 9 में हमने देखा विशेष न्यायालय, सेक्शन 8 में देखा हमने संपत्ति को संपत्ति किया जाएगा, सेक्शन 7 में देखा मंदिर आदि को निर्माण को रोकना और उनको तोड़ने का अधिकार, और वहीं सेक्शन 6 में देखा कतिपय कार्य को रोकने के अधिकार इसके जिला न्यायाधीश के, मतलब डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के।
अब हम देखते हैं सेक्शन 11 जो बात करता है विशेष न्यायालय की शक्ति और प्रक्रिया कि जो स्पेशल कोर्ट है उसके पास क्या पावर्स हैं और क्या प्रोसीजर है। नंबर 1, विशेष न्यायालय बिना अभियुक्त के विचारणा में सुपुर्द किए गए, मतलब अभियुक्त को विचारणा में सुपुर्द नहीं किया गया है ना, पुलिस रिपोर्ट पर या परिवाद पर। अब आपको समझने वाली बात आई है यहाँ पे कि कोई भी मामला यदि कोर्ट में आता है तो दो तरीके हैं कोर्ट में आने के। एक तो पुलिस के माध्यम से, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, एफआईआर कहते हैं, उसके माध्यम से पुलिस के सामने एक मामला आता है, पुलिस एफआईआर लिखती है, एफआईआर के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करती है, चीज़ें इकट्ठी करती है, साक्ष्य इकट्ठे करती है, यदि अपराधी को पकड़ना है तो अपराधी को पकड़ती है और फिर न्यायालय में वो उसको वहाँ पर आरोप लगाती है। ऐसे मामला चलता है। दूसरा मामला है कि डायरेक्ट हम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन के माध्यम से अपना मामला पुट कराते हैं, न्यायाधीश को देखता है, न्यायाधीश देखने के बाद उससे संबंधित साक्ष्य लेता है और उसको न्यायाधीश को लगता है, जांच करने के बाद इंक्वायरी करते हैं कोर्ट, जिसको हम जांच कहते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। ठीक है, तो वहाँ पे वो वहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट जब उनको लगता है कि भाई मामला चलने लायक है तो वो पुलिस को हैंडओवर करते हैं कि इससे संबंधित साक्ष्य, इससे संबंधित व्यक्ति, इससे संबंधित चीज़ों को आप इकट्ठा करके यहाँ पे उपलब्ध कराएं। दो तरीके से मामला होता है और जो दूसरा तरीका है उसको परिवाद कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं। पहला तरीका है एफआईआर है, पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। एफआईआर सेक्शन 154 में वर्णित है। ठीक है, तो अब बात ये कर रहे हैं अपन कि विशेष न्यायालय क्या करेगा, बिना अभियुक्त के विचारणा में सुपुर्द किए गए पुलिस रिपोर्ट या परिवाद ऐसे अपराध के तथ्यों को प्रकट करने वाली रिपोर्ट या परिवाद प्राप्त होने पर अपराध का संज्ञान कर सकता है, मतलब उसको अपने ज्ञान में लेगा, संज्ञान में लेगा और फिर मामला चलने के लिए तैयार होगा। ठीक है, कौन करेगा, डायरेक्ट भी ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पे और परिवाद के माध्यम से भी। दूसरा है, इस अधिनियम की अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी अपराध का विचारण करने के आशय से विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी। अच्छा, अब जब जो कोर्ट काम करेगी, कार्रवाई करेगी तो कैसे करेगी, जैसे कि एक कार्रवाई आपका सत्र न्यायालय करता है या सेशन न्यायालय जैसे कार्रवाई करता है उसी हिसाब से कार्रवाई करेगा। क्योंकि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं आपके, वो सारे अधीनस्थ किसके रहते हैं, सीजेएम के अंडर में रहते हैं। सीजेएम मतलब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जो हर जिले में एक होता है ना, वो उससे सारे पुलिस महकमे जुड़े होते हैं और वहाँ से उनको सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। उसके अंडर में आपके सीजे फर्स्ट और सीजे 1 रहते हैं। जो सीजे सेकंड है वो प्रमोट होकर सीजे फर्स्ट बनता है। सीनियर सीजे 1 को सीजेएम बना दिया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और यो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो प्रमोट होकर एडीजे बनता है, फिर और डीजे बनता है और जाके फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात आती है। लेकिन वहाँ तक वो क्या हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है। डीजे बनने के बाद कुछ ही लोग हाई कोर्ट तक पहुँच पाते हैं, लेकिन जो एडीजे के माध्यम से डायरेक्ट सिलेक्ट होते हैं वो कई बार हाई कोर्ट तक भी पहुंचते हैं और कई बार तक सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे चल रही है आपकी कि क्या करेंगे, वो अपराध का विचारण करने के आशय से विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय की सारी शक्तियां होंगी जो एक सत्र न्यायालय को होती हैं, उसी प्रकार प्राप्त होंगी जैसे कि वह सत्र न्यायालय है। जहां तक संभव हो उसी प्रकार का पालन किया जाएगा जो संहिता में सत्र न्यायालय के लिए विचारण के लिए विहित हैं। ठीक है, मतलब जो सीआरपीसी में सेशन न्यायालय की जो पावर्स दी गई हैं और जो प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर का पालन वो करेगा, सामान्य रूप से ये है। अब ये सेक्शन 11 था जो बताता है विशेष न्यायालय की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में। अब सेक्शन 12 है जो बताता है विशेष न्यायालय की अन्य अपराधों के संबंध में शक्तियां। इसको मैं पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ, एक थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि विशेष न्यायालय की अन्य अपराधों के संबंध में शक्तियां क्या हैं कि मान लो कोई विचारण चल रहा है जिससे जो संबंधित है सती निवारण और आपके रोकथाम संबंधित है, इस केस इस एक्ट के ऊपर है विशेष न्यायालय, और उस व्यक्ति से संबंधित अन्य अपराध भी वहाँ पे चलने लग जाते हैं, उसके साथ चलते हैं या कोई चीज़ निकल के आती हैं तो उनको भी सेशन न्यायालय वैसे ही टैकल कर लेगा जैसे सीआरपीसी में करता है। सीआरपीसी के अंदर सत्र न्यायालय करता है, तो अलग से किसी न्यायालय में उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, सत्र न्यायालय उनको अपने हिसाब से उनको कर देगा। तो इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने के दौरान अभियुक्त द्वारा किसी अन्य विधि के अधीन, इस विधि की तो हो गया, अन्य विधि के अधीन या इस विधि के अधीन अन्य अपराध करना प्रकट होता है तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध में दोष सिद्ध कर सकता है, मतलब उसको भी वहां भी वो दोष सिद्ध कर सकता है, कन्विक्ट कर सकता है और उसको दंडादेश दे सकता है और दंड वैसे ही माना जाएगा जैसे कि सीआरपीसी के अंदर सत्र न्यायाधीश ने दिया हो। ये समझने वाली बात थी। ठीक है, अब प्रत्येक जांच या विचारणा में जहां तक संभव कार्रवाई शीघ्रतम की जाएगी, जल्दी से जल्दी की जाएगी। विशिष्टता साक्ष्यों का परीक्षण तब तक लगातार दिन प्रतिदिन किया जाएगा जब तक कि उपस्थित साक्ष्यों का परीक्षण न कर लिया जाए। मान लो साक्ष्यों की लंबी लिस्ट है तो उनकी साक्ष्य लेनी है तो तारीख लंबी नहीं लगेंगी, लगातार दिन प्रतिदिन के आधार पर तारीखें लग के उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। और यदि विशेष न्यायालय उसके आगे अग्रिम तिथि बढ़ाना आवश्यक समझता है तो वैसा करने का कारण लिपिबद्ध करेगा। और मान लो सत्र न्यायाधीश जो हैं, विशेष न्यायाधीश हैं, उनको लगता है कि भाई कार्रवाई को थोड़ा आगे बढ़ाना है तो उससे लिपिबद्ध करेगा, अपनी बात को टिप्पणी करेगा और उस कार्रवाई को आगे भी बढ़ा सकता है।
तो ये सेक्शन 12 था जो विशेष न्यायालय की अन्य अपराधों के संबंध शक्तियों के बारे में बताता है। वहीं सेक्शन 13 है संपत्ति या निधि का संप्रहरण, मतलब संपत्ति और निधि को संप्रहत करने की पावर भी न्यायालय के पास होगी। जब कोई इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो ऐसे अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो धारा 8 के अधीन की गई किसी निधि या संपत्ति को राज शासन के राज्य में संपत्ति घोषित कर सकेगा। तो क्या करेगा, वो राज शासन के अंदर में उसको संबोधित कर लेगा और राज शासन की संबोधित कर लेने में उसको घोषित कर देगा उस संपत्ति को, जो सेक्शन 8 के अंतर्गत हमने कब्जा जो इससे संबंधित थी, जहाँ पे महिला को गौरवान्वित कर महसूस कराया जा रहा था, मंदिर का निर्माण हो रहा था, आराधना हो रही थी, याद किया जा रहा था, किंवदंतियाँ गाई जा रही थी, महिमा मंडित किया जा रहा था। तो उस ऐसी संपत्ति को यदि उल्लंघन में उसका उपयोग किया जा रहा है तो उसको न्यायाधीश संपर्क कर लेगा और किसी निधि या संपत्ति को राज शासन के पक्ष में संपर्क करके घोषित कर देगा कि राज शासन की हुई वो संपत्ति आज से। अब आता है आपका सेक्शन 14 जो बात करता है अपील की। अपील का राइट क्या होता है, जब दो पक्षों में कोई मामला चलता है, विचारण होता है, दोनों पक्षों के सबूत और गवाह होते हैं, साक्षी होते हैं, दोनों वकील आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं, फैक्टिंग इश्यू बनाने के बाद आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, जिरा जिसे हम कहते हैं, उसके बाद न्यायालय निर्णय देता है। अब वो निर्णय किसी के पक्ष में होगा और किसी के विपक्ष में होगा। और जिसके विपक्ष में हुआ है या जिसको उससे दंड मिल रहा है, नुकसानी हो रही है, तो वो संतुष्ट नहीं होता। मान लो उसको लगता है न्यायालय ने सही न्याय हमारे साथ नहीं किया है, तो व्यक्ति को अधिकार है कि वो अन्य उच्च न्यायालय में अपनी बात रखे, उसको कहते हैं अपील। अपील में जा सकता है और अपील में जाने का मतलब है वहां अपनी बात रखेगा। वहां जो वादी है अब प्रतिवादी हो जाएगा और जो प्रतिवादी है वादी हो जाएगा, क्योंकि अब अपोजिट पार्टी ने मामला लाया। इसके अलावा जो वादी है वो भी फिर से वादी हो सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस न्यायालय में उतना न्याय नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए था, तो उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 14 जिसको हम अपील कह रहे थे विद लॉ। नंबर 1, संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, अंतरिम आदेश न होने पर के विरुद्ध विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विधि और तथ्यों के प्रश्न पर उच्च न्यायालय को अपील की जा सकेगी। कहाँ, किसी निर्णय के विरुद्ध, दंडादेश दिया है उसके विरुद्ध, या कोई इंटरिम ऑर्डर किया है उसके विरुद्ध, विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विधि और तथ्यों, विधि मतलब लॉ ऑफ, विधि और तथ्य मतलब फैक्ट, विधि और तथ्य के प्रश्नों पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है कि भाई ये फैक्ट प्रॉपर डिसाइड नहीं किया गया, ये यहाँ पे ये लॉ आपको गलत लग रहा है, ये प्रॉपर डिसाइड नहीं है। ये विधि के प्रश्न पर, जो विधि का सारवान प्रश्न हो सकता है, और तथ्य की कोई विशेष बात हो सकती है जिस पे मामला वो ले जाके अपील में उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। वही सेकंड पॉइंट है, किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध की जाने वाली अपील उसके पारित किए जाने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में की जा सकेगी। मतलब 30 डेज का समय मिलेगा। निर्णय हो गया तो ये नहीं कि आप शांति से बैठे हैं, निर्णय आपके विरुद्ध हुआ है तो भी आप शांति से बैठे हैं, तो आपको यदि अपील में जाना है तो आपको 30 डेज का समय मिला है। 1 महीने का नहीं कहा हमने, 30 डेज मतलब 30 डेज। ठीक है, 30 डेज मतलब 30 डेज, क्योंकि कई महीने 28 दिन के होते हैं, कुछ 29 दिन का होते हैं, है ना, और कुछ 30 दिन के और कुछ 31 दिन के होते हैं। परंतु यह कि उच्च न्यायालय उक्त 30 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता उचित और पर्याप्त कारणों से 30 दिन की अवधि में अपील नहीं कर सका। अब ये राइट किसके पास है, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर है हाईकोर्ट के पास। यदि हाईकोर्ट चाहे तो वो 30 दिन समाप्त होने के बाद भी अपील को स्वीकार कर सकता है, यदि जो अपील करता है युक्त कारण बताता है और न्यायालय का समाधान हो जाता है प्रॉपर, आवश्यक, ये वास्तव में पर्याप्त कारण है कि वो अपील नहीं कर पाया था, तो न्यायालय चाहे तो उसको स्वीकार कर लेगा, एडमिट कर लेगा और मामला अपील के रूप में चल सकता है। तो ये सेक्शन 14 देखा हमने अपील के बारे में। अब आता है मिसलेनियस में सेक्शन 15 आता है जो सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण करता है। जो भी कार्रवाइयाँ जो आपके प्राधिकारी करते हैं, जो अथॉरिटी है जो इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करने का राइट भी तो है, उनको भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पता पड़ा कि कोई ने कार्रवाई की, कोई पुलिस अधिकारी कार्रवाई कर रहा है या कोई अथॉरिटी काम कर रही है, कोई संपत्ति जब्त कर रही है, किसी को रोक रही है, तो वो उसका उल्टे ऊपर मानहानि का मामला ले आया या उसके ऊपर क्या विद्वेष का मामला चला देता है या मारपीट का मामला ले आता है, तो ऐसे तो कोर्ट में ढेर लग जाएगा। तो अथॉरिटी को यह अधिकार दिया गया है, यह संरक्षित किया जाता है एक्ट के माध्यम से, लॉ के माध्यम से, कि वो प्रोटेक्टेड हैं।
कि उनने बोनाफाइड नेचर का सहारा लेते हुए काम किया है, सद्भावनापूर्वक काम किया है, और सद्भावनापूर्वक यदि काम किया जा रहा है तो वो संरक्षित है। तो उसके बारे में बताते हैं। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी अधिनियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशित किसी बात के लिए राज्य सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी, मानव प्राधिकृत अधिकारी, इसकी मैं बता रहा था, कोई बात या अन्य कानूनी कार्रवाई या अभियोजन संस्थित नहीं होगा। मतलब उसको संरक्षित कर दिया गया, यदि वो कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई मामला नहीं लाया जाएगा। वो अलग मैटर है, अब आप कहेंगे ऐसा हो सकता है सर विद्वेषपूर्ण कर रहा हो, तो वो सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। सामान्य रूप से वो मामले ऐसे नहीं चलते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया गया है, तो कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं होगा कि भैया बेल हम ऊपर मामला चल जाएगा, केस चलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है ना, उसको संरक्षित किया गया है। चलो, ये था 15-16 में है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। सबूत का भार उसके पास उसके ऊपर होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। जो व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात पर विश्वास किया जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। कतिपय व्यक्तियों का इस अधिनियम के अधीन होने वाले अपराधों की रिपोर्ट करने का उत्तरदायित्व होता है। यदि वो देख रहे हैं, उससे संबंधित व्यक्ति हैं, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगी, और इसको नहीं करते हैं, रिपोर्ट करते नहीं हैं, मान लो उल्लंघन करते हैं उसका, तो उनको 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास हो सकता है, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं सेक्शन 18 है आधार आचार के अधीन दोषित व्यक्ति का कतिपय संपत्तियों के उत्तराधिकार से वंचित किया जाना। सेक्शन 4 के अंतर्गत मैंने बताया था आपको, सेक्शन 4 जिसमें था सती का दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को संपत्ति जो उस महिला की है या जो संपत्ति उसको मिलने वाली थी उससे उसको वंचित कर दिया जाएगा, उसको उत्तराधिकार में वो संपत्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसने उसका दुष्प्रेरण किया था। भाई सेक्शन 19 लोक प्रतिनिधित्व अधिकार की बात करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 43 के माध्यम से जो चुनाव में लड़ने वाले, खड़े होने वाले व्यक्ति थे, और मान लो वो इस अपराध में पकड़े जाते हैं, कौन से वाले में, न्याय और कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत बंधों में उल्लंघन में दोषित पाए जाते हैं, तो उन्हें अगले 5 वर्ष तक के लिए, जब निर्णय हुआ है उस निर्णय की तारीख से अगले 5 वर्ष तक के लिए उस ऐसे चुनाव में लोक प्रतिनिधित्व के रूप में लोक प्रतिनिधि नहीं बनने दिया जाएगा, मतलब चुनाव में भी खड़ा नहीं हो पाएगा। ये बहुत आवश्यक था। और वहीं सेक्शन 20 है अधिनियम का अद्ययावत प्रभाव होना। ये जो अधिनियम है आपका सबके ऊपर प्रभावी है, कोई अधिनियम कुछ भी हो, लेकिन यदि ये अधिनियम वहां पे है तो उसके बारे में लिखा है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश किसी अन्य विधि में उनसे असंगत होने के बाद भी किसी लिखित के होते हुए भी प्रभावी होंगे। मतलब ये अधिभावी प्रभाव है, ओवरराइड कर सकता है हर एक्ट को, यदि इससे संबंधित किसी बात को वो वायलेट कर रहा है तो ये अधिभावी प्रभाव रखेगा। भाई सेक्शन 21 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी है। केंद्र सरकार नियम बनाएगी कि इनको कैसे पालन कराना है, कैसे व्यवस्थित कराना है। भाई 22 है जो वर्तमान विषयों का निरसन के बारे में है, जो विधियां निश्चित हो गई हैं उनके बारे में बात बताता है। निश्चित मतलब रिपेल हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। आपने देखा वो लिखा रहता है ये वाला सेक्शन रिपेल हो गया है या ये विधि रिपेल हो गई है, तो मतलब समाप्त कर दिया गया है, और जिस दिन समाप्त किया जाता है निरसन की तारीख से वो आगे के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता और वो समाप्त हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ सती, और इसको कहते हैं कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987, जो कि आपके नेशनल प्रोटेक्शन के अंतर्गत महिलाओं के प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन इंडियन लॉ के अंतर्गत आपका ये था पार्ट, और यह समाप्त हो गया। इस तरह से अपन ने सेकेंड यूनिट को फिनिश कर दिया है।